तो दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, जो कि विश्व भूगोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पर्यावरण से रिलेटेड भी इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसका हम पर्यावरण से पहले और भारत भूगोल से पहले हम इसका अध्ययन हमें करना पड़ रहा है। और इससे रिलेटेड यानी पर्सनली इसी से रिलेटेड भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने हाईलाइट किया हुआ है स्लाइड में। चलिए देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। हम पहले देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है। तो अक्षांश रेखाएं किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो 5 अक्षांश रेखाएं हैं यही मेन इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 0 डिग्री यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये इसे भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहते हैं और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो 0 डिग्री के ऊपर है इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और जो ये नीचे है 0 डिग्री नीचे यानी दक्षिण में स्थित है इसको हम दक्षिण गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं से हम क्वेश्चन ये देख लेते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा और उत्तरी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री रेखा अक्षांश रेखा को हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। चलिए इससे कर्क से देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित रेखा को हम 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं। तो मकर रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक, अंटार्कटिक से देख लेते हैं अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं दक्षिण गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, जो टॉपिक हमने यहाँ पे नहीं लिखा है वो हम बोलते चल रहे हैं, आप लोग अगर समझ में आए तो लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है और ये पढ़ा है और ये पढ़ा है। देखिए यहाँ से 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो याद है कि 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे कम कहाँ पे होती है, यानी कि जो इसकी लेंथ होती है सबसे छोटी अक्षांश रेखा या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा के क्रम में अगर हम पढ़ें तो ध्रुवों पे अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे कम होती है, यानी 0 किलोमीटर ही उसकी लंबाई होती है। चलिए देखते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। 0 किलोमीटर इसको नहीं लिखेंगे, इसकी कोई लेंथ नहीं कह सकते। देखिए जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं अक्षांश रेखा के लंबाई में क्या होती है, कमी आती जाती है। और एक टाइम हम ऐसे पहुंचते हैं कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इधर से चलेंगे नीचे जाएंगे तो कमी आती जा रही है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जब हम पहुंचते हैं तो 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो अक्षांश रेखा की लंबाई होती है सबसे कम होती है और सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री अक्षांश को सबसे छोटी रेखा कहते हैं, क्योंकि एक रेखा नहीं होती, एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है। जैसे जैसे ऊपर क्रम में जाते हैं तो एक बिंदु होता है। ठीक है, तो जैसे बड़े लेवल पे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमने 181 लिखा हुआ है। तो कहीं कहीं पे ये जो 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं को जो 2 हैं नीचे और ऊपर यानी दक्षिणी और उत्तरी, इनको एक पॉइंट मान लिया गया है, एक वृत्त मान लिया गया है, इनको रेखा नहीं माना गया है। तो इस क्रम में आप 179 इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, यहाँ पे आप 181 याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में 181 नहीं होगा तो 179 सही मानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे लंबी अक्षांश रेखा। तो आपको जैसा कि दिख रहा है पृथ्वी का आकार जो है दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार है। और इस क्रम में देखिए कि इसमें से सबसे लंबी अक्षांश रेखा आपको क्या दिख रही है,
तो इसमें से सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद में कुल अक्षांश रेखाओं की लंबाई संख्या कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो देखिए 0 डिग्री से ऊपर 90 और 0 डिग्री से नीचे 90, यानी 90 और 90 कितना हो गया 180 प्लस एक भूमध्य रेखा, यानी कितनी टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई 181 हो गई। ठीक है, वो अलग बात है कि 90 डिग्री को हम अक्षांश नहीं मानते हैं किसी किसी बुक में, तो वहाँ उस क्रम में 179 होगा, लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है, यही वाला याद रखना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 179 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है वह एक वृत्त है। ठीक है, सॉरी एक बिंदु है, न कि एक रेखा है। चलिए, अक्षांश रेखा के क्रम में हमने इतना पढ़ा है। दो बिंदु और इसमें याद रख लेते हैं कि जब अक्षांश रेखा से हम ऊपर जाते हैं तो ताप में क्या होती है, कमी आती है, यानी कि ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है, कमी आती है। यानी 165 मीटर ऊंचाई ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा पे होती है। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। सबसे अधिक गर्मी कहाँ होगी, तो भूमध्य रेखा पे होगी। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, तो भूमध्य रेखा पे होगी। सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पे ही होगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे क्रम में ऊपर जाएंगे तो अब जहाँ पे ज्यादा वर्षा होगी वहीं पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, तो भूमध्य रेखा पर पाई जाएगी। ये टॉपिक पर्यावरण का है, लेकिन आप अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं तो ये आप जानते चलें कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, तो अक्षांश रेखा पे पाई जाएगी। सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, तो भूमध्य रेखा पे या भूमध्य रेखीय प्रदेश में। चलिए ठीक है, जैसे क्रम में ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी होगी, और तापमान में कमी होगी तो जैव विविधता में भी कमी आएगी। ठीक है, इतना आपको इसमें से जानना था, और जहां तक जो टॉपिक बचेगा हम आगे इसके वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं क्या हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अक्षांश रेखाओं को हमने क्षैतिज रेखा कहा है, तो अगर हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे तो क्या हो जाएंगी, देशांतर रेखाएं, यानी ग्लोब पे खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो है वो 360 है, और दो देशांतर के बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह पे बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे देखो हर जगह पे इनकी दूरी क्या होती है, समान होती है 111 किलोमीटर। यानी इसके दो क्रमागत बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, 111 किलोमीटर होगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी सबसे अधिक कहाँ होगी, वो भूमध्य रेखा पे होगी। ये आपको पॉइंट सीधा याद रखना है, 111.3 किलोमीटर। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पे होगी 111.3 किलोमीटर, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी सबसे कम होगी वो ध्रुवों पे होगी। ध्रुव आप समझ ही गए होंगे, जैसे नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि देशांतर रेखाएं कैसे कहते किसे हैं। तो देशांतर रेखाएं किसी भी गोलार्ध में खींची गई, गोलार्ध में किसी भी ग्लोब पे खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस किसी भी देश की तिथि निर्धारण या समय निर्धारण में सहायक होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम 0 डिग्री से दाएं तरफ जाते हैं तो समय में क्या होता है, वृद्धि होती है, और यदि 180 डिग्री से हम क्या जाते हैं, पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो एक दिन का हमको लॉस होता है। ठीक है, सॉरी एक दिन का हमको लॉस हो जाता है। यानी अगर पूरब से पश्चिम की तरफ चले जाएंगे, ये टॉपिक बाद में आप पढ़ेंगे, जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो आप टॉपिक ये आ जाएगा, एक बार फिर से आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, या यानी प्रधान समय रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, आप देखिए 180 डिग्री देशांतर को 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं।
तो ये काफ़ी विवादित है क्योंकि इसको लगभग 8 जगहों पे मोड़ा गया है, क्योंकि किसी भी देश में ये विवाद ना हो कि यहाँ पे दूसरा दिन हो, यहाँ पे दूसरी तिथि हो, तो इसलिए इसको लगभग 8 जगहों पे मोड़ा गया है। जब क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड करेंगे तो इसी से आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये टॉप पॉइंट देखिए, भारतीय मानक समय रेखा, भी आपको याद रखना है IST किसे कहते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी, सबसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अगर इसमें नहीं लिखा गया है तो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा प्रधान समय रेखा से, भारतीय मानक समय रेखा प्रधान समय रेखा से यानी GMT से 5.5 घंटे आगे, यानी प्रधान समय रेखा पे अगर 12 बज रहे हैं तो दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत में दिन के 5:30 बजेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से भारतीय मानक समय रेखा जो है प्रधान समय रेखा से 5.5 घंटे आगे। ये पॉइंट आपसे सीधा पूछा जाता है, प्लस इधर ही लिख दिया जाएगा सीधा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो भी इसको पहले मैंने बताया आपको कहते हैं, जो इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर के गुजरती है। अगर नैनी नहीं आ रहा है एग्जाम, अगर आपके पेपर में नहीं आ रहा है तो आप याद रखेंगे मिर्जापुर, कहाँ से, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और अगर मिर्जापुर और नैनी दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप इलाहाबाद को आप उसमें करेंगे कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ठीक है। अब इसमें आप ये 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम सबसे अधिक। लास्ट ये पॉइंट देख लीजिए, 2 देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। 2 देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब लगभग आपने इसमें पढ़ा हुआ है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, भारत है ना, यानी भारत कहाँ है, तो भारत हमारा कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर गोलार्ध में स्थित है। यानी कौन से देशांतर में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ठीक है, में स्थित है। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड हम डीप नॉलेज प्राप्त करेंगे भारत से। तो अभी इतना जाने कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय है 4 मिनट है। इससे क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य यह है कि जैसे किसी देश की सीमा है, मान लेते हैं कोई कंट्री है और उसका 2 समय है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे है 1 डिग्री देशांतर और यहाँ पे है 11 डिग्री देशांतर, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 है, 10 डिग्री देशांतर है, और इनके बीच का जो समय है वो अंतर कितना है, वो 10 का ही है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितना समय, अगर मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य जो है 5 बजे दिखाई देता है, तो यहाँ पे सूर्य कितने बजे दिखाई देगा, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, ये पूरब है, पहले सूर्य पूरब की तरफ निकलता है तो पूरब में दिखाई देगा, तो कितना हो जाएगा, 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 40 मिनट बाद यहाँ पे अगर हमें दिखाई दे रहा है 12 बजे, तो यहाँ दिखाई देगा 12:40 पर। यही अंतर भारत में भी होता है, भारत के अक्षांश में, सॉरी देशांतर में लगभग 30 देशांतर का फर्क है, 30 डिग्री का फर्क है। तो 30 का गुणा हम 4 से कराते हैं तो 4 3 12 यानी 120 मिनट आता है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है और गुजरात में सूर्य सबसे बाद में दिखाई देता है। अगर मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 4 बजे दिखा, ठीक है, तो उसके 2 घंटे बाद सूर्य गुजरात में दिखेगा, यानी कि 6 बजे दिखेगा, ठीक है। ये इसका रीजन होता है, ये इसका कारण होता है। इसके बारे में और आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी चीज़ें आप इसमें पढ़ाई गई हैं, कोशिश करते हैं कि आपको इससे कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोशिश करें कि अगर जो चीज़ें इसमें अच्छी लगी हों आप फीडबैक के तौर पे कमेंट में लिखें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, जो चीज़ें इसमें कमियां नज़र आई हैं वो आप फीडबैक में लिखें और बताएं कि क्या कमियां आ रही हैं, उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा।